भारत शासन अधिनियम 1919 1919 का अधिनियम। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार। इस अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसके पहले वाले जो अधिनियम था 1909 का अधिनियम, उसे माले मिंटो सुधार के नाम से जाना गया। इस अधिनियम के भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना गया। दोनों अलग अलग हैं। जो मॉन्टेग्यू थे ये भारत के सचिव थे। जो चेम्सफोर्ड थे वो भारत के वायसराय थे। मॉन्टेस्क्यू सचिव थे और चेम्सफोर्ड वायसराय थे। तो भारत शासन अधिनियम 1919 लिखा हो या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लिखा गया हो, दोनों अधिनियम एक ही है। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। जो इसके पहले वाला अधिनियम था 1909, उस अधिनियम को माले मिंटो सुधार कहा गया। जो मिंटो थे वो भारत के सचिव थे और जो माले थे वो भारत के वायसराय थे। ठीक, क्लियर, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं यह प्रावधान इस अधिनियम के माध्यम से क्या क्या प्रावधान किए गए। इस अधिनियम के माध्यम से क्या क्या प्रावधान किए गए। पहली बार इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने पहली बार उत्तरदायी सरकार की स्थापना का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने पहली बार एक उत्तरदायी सरकार का गठन करने का प्रावधान किया गया। यानी भारतीयों के इस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों के सहयोग से भारत में संस्थाओं को स्थापना करना था। उनके विकास के लिए अनेक प्रकार की नीतियों को लागू करना था। उसी के क्रम में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना का प्रावधान किया गया था और इसी अधिनियम के माध्यम से निम्नलिखित नीतियां भी लाई गई थी। यानी नीतियां क्या थी? इस अधिनियम के माध्यम से कुछ नीतियां भी थी। यानी अब शासन में भारतीयों का सहयोग, भारतीयों के सहयोग में वृद्धि। भारतीयों के शासन में देखा, इस नीति के माध्यम इस अधिनियम के माध्यम से कुछ नीतियां भी लाई गई थी। वो नीतियां थी कि इस नीतियों के माध्यम से शासन में भारतीयों के सहयोग में वृद्धि की गई। इसके पहले वाले भी अधिनियम में था लेकिन सीमित मात्रा में था। लेकिन इस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों के सहयोग में वृद्धि किया गया। मतलब शासन में ब्रिटिश सरकार ने शासन प्रणाली में भारतीयों के सहयोग करने की वृद्धि किया गया था। सहयोग और अधिक सहयोग करें शासन प्रणाली में। ठीक, और इसी नीतियों के माध्यम से संस्थाओं की स्थापना किया जाए। भारतीयों के सहयोग से संस्थाओं का विकास करने का प्रावधान किया गया। इन्हीं अधिनियम के माध्यम से, इस नीतियों के माध्यम से भारत में संस्थाओं के विकास करने का प्रावधान भी किया गया। तो यह इम्पोर्टेंट था। और केंद्र में इसी अधिनियम के माध्यम से अगला क्या प्रावधान किया गया? इसी अधिनियम के माध्यम से केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। द्विसदनीय व्यवस्था लागू किया गया। यानी द्वै सदन होगा, दो। जैसे वर्तमान में भारत में संसद है तो संसद के दो सदन हैं, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। उसी प्रकार 1919
1919 में 1900 जो लाया गया था अधिनियम 1919 में भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था लागू की गई थी। जो पहला सदन था, पहला सदन, उसे राज्य परिषद कहा गया, राज्य परिषद कहा गया। दूसरा सदन जो था, दूसरा सदन इसे केंद्रीय विधान परिषद कहा गया, केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। तो इस अधिनियम के माध्यम से यह दो प्रावधान किए गए, यानी केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था लाया गया। एक पहला जिसे हम राज्य परिषद के नाम से जाना गया और दूसरा केंद्रीय विधान परिषद के नाम से जाना गया। ठीक, यह इम्पोर्टेंट था। अगला जो था इसी अधिनियम के माध्यम से अगला प्रावधान प्रांतों में किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। यानी अब जब गवर्नर जनरल जो थे जिस विषय पर कानून बनाते थे, यानी इस अधिनियम के माध्यम से पहले क्या होता था कि गवर्नर जनरल जो अपने मन से किसी भी विषय पर कानून बना देते थे, लेकिन इस अधिनियम के माध्यम से जो गवर्नर जनरल की शक्तियों को दो भागों में बांट दिया गया। यानी अब वो जो विषय था, विषय यानी शक्तियाँ थी, जिस विषय पर कानून बनाते थे उसे दो भागों में बांट दिया गया। यानी एक आरक्षित विषय कर दिया गया, आरक्षित विषय, और दूसरा हस्तांतरित विषय कर दिया गया। यानी राज्यपाल, प्रांतों में क्या होते हैं, राज्यपाल होते हैं। तो राज्यपाल जो है अब अपने शक्तियों को दो भागों में बांट कर सकते हैं। मतलब इस अधिनियम के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि अब राज्यपाल की शक्तियों को दो भागों में बांट दिया गया। पहला आरक्षित विषय, दूसरा हस्तांतरित विषय। जो आरक्षित विषय था उस पर राज्यपाल मनोनीत सदस्यों की सहायता से कानून बनाता था। यानी राज्यपाल जो था आरक्षित विषय पर मनोनीत सदस्यों की सहायता से कानून बनाया करता था। जो मनोनीत सदस्य थे वह विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे। यानी विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। यह जो मनोनीत सदस्य होते थे वह विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे। और जो हस्तांतरित विषय था, यह हस्तांतरित विषय था मंत्रियों की सहायता से बनाया जाता था। मंत्री की सहायता से कानून बनाया जाता था। कानून राज्यपाल ही बनाता था, लेकिन हस्तांतरित विषय के माध्यम से मंत्री की सहायता से कानून बनाता था। जो ये मंत्री थे वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते थे, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते थे। यानी जो मनोनीत सदस्य है वह विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। जो हस्तांतरित विषय पर कानून बनाते थे मंत्री जो थे वह विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। तो इस प्रकार प्रांतों में जो राज्यपाल थे उनके विषय को दो भागों में बांट दिया गया। पहला विषय जो था आरक्षित विषय, यानी आरक्षित विषय पर मनोनीत सदस्यों की सहायता से राज्यपाल कानून बनाते थे। दूसरा जो था हस्तांतरित विषय पर राज्यपाल मंत्रियों की सहायता से कानून बनाते थे, और ये मंत्री जो थे विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे।
इस अधिनियम के माध्यम से अगला प्रावधान ये किया गया, जो विधान परिषद के सदस्य थे, विधान परिषद के सदस्यों को, विधान परिषद के सदस्यों को 3 भागों में बांट दिया गया। सदस्यों को 3 भागों में बांटा गया, 3 भाग में बांट दिया गया, 3 भाग में बांट दिया गया। इस अधिनियम के माध्यम से जो विधान परिषद के सदस्य होते थे उनका 3 भागों में विभाजन कर दिया गया। पहला सदस्य 3 भाग में, यानी 3 नाम रखे गए, 3 नाम रखे गए, यानी जो पहला सदस्य थे उन्हें निर्वाचित, जो पहले सदस्य थे, पहले क्रम के सदस्य, उन्हें निर्वाचित किया जाता था, उनका निर्वाचित होता था, निर्वाचित होते थे। जो पहले क्रम के सदस्य थे उनको निर्वाचित किया जाता था, और जो दूसरे क्रम के सदस्य थे वह सरकारी सदस्य थे, सरकारी सदस्य होते थे। दूसरे क्रम के जो सदस्य थे सरकारी होते थे, सरकारी यानी मनोनीत किए जाते थे, सरकार के द्वारा मनोनीत किए जाते थे। तीसरे क्रम के जो सदस्य थे यह गैर सरकारी मनोनीत सदस्य होते थे, गैर सरकारी मनोनीत सदस्य होते थे। जो निर्वाचित सदस्य होते थे वह उनका जो था सदन में यह 70% कवर करते थे, 70% था, यानी निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिक थी, 70% था। और जो गैर सरकारी मनोनीत सदस्य थे उन्हें 10% हिस्सा दिया गया था सदन में, और जो गैर सरकारी मनोनीत सदस्य उनका सदन में 20% सीट अलॉट किया गया था। ठीक, यह था विधान परिषद के सदस्यों को 3 भागों में बांट दिया गया था, निर्वाचित सदस्य, सरकारी मनोनीत सदस्य और गैर सरकारी मनोनीत सदस्य। जो निर्वाचित सदस्य थे उनका भारांश 70% रखा गया, और गैर सरकारी मनोनीत सदस्यों को 10% रखा गया, और गैर सरकारी मनोनीत सदस्यों को 20% रखा गया। तो अगला प्रावधान किया गया इस अधिनियम के माध्यम से, अगला ये किया गया सीमित मताधिकार की व्यवस्था की गई, यानी सीमित मात्रा में सीमित मताधिकार का मतलब होता है कि इस अधिनियम के माध्यम से कर देने वाले, शिक्षा किसकी कितनी शिक्षा है उसके आधार पर, और संपत्ति के आधार पर आपको वोट देने का अधिकार इस अधिनियम के माध्यम से दिया गया था। कर के आधार पर, यानी आप सरकार को कर देते हैं उसके आधार पर, शिक्षा आपकी कितनी है उसके आधार पर, और संपत्ति के आधार पर आपके पास कितना संपत्ति है उसके आधार पर आपको सीमित मताधिकार का अधिकार दिया गया, सीमित मताधिकार का अधिकार दिया गया। और इसी अधिनियम के माध्यम से वायसराय की परिषद में, एक अगला इम्पोर्टेंट है, इसी अधिनियम के माध्यम से वायसराय की परिषद में 3 भारतीयों को रखना अनिवार्य हो गया, 3 भारतीयों को रखना अनिवार्य हो गया। मुख्य सेनापति को छोड़कर इस अधिनियम के माध्यम से 3 भारतीयों को वायसराय की परिषद में रखना अनिवार्य हो गया था, लेकिन जो मुख्य सेनापति था उसका पद छोड़ करके, ठीक, यह काम किया गया था। और लंदन में इसी अधिनियम के माध्यम से लंदन में उच्चायुक्त कार्यालय की स्थापना किया गया, उच्चायुक्त कार्यालय की स्थापना की गई। और इसी अधिनियम के माध्यम से अगला प्रावधान, इसी अधिनियम के माध्यम से सिविल सेवकों के लिए लोक सेवा आयोग की गठन किया गया, इस अधिनियम के माध्यम से लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अगला प्रावधान ये किया गया, केंद्रीय बजट, जो पहले इसके पहले अधिनियम में सरकार, ब्रिटिश सरकार जो था वह राज्यों के लिए और केंद्र के लिए एक ही बजट बनाया करता था, लेकिन इस अधिनियम के माध्यम से बजट को 2 भागों में बांट दिया गया, यानी केंद्र अपना बजट खुद बनाएंगे,
प्रांत भी अपना बजट खुद बनाएंगे। ठीक, इस अधिनियम के माध्यम से यह प्रावधान किया गया। और यह अधिनियम भारत शासन अधिनियम के लिए एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम इसी अधिनियम के तहत आप देखते हैं कि प्रांतों में जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार अपना बजट अलग पेश करते हैं, केंद्र सरकार भी अपना बजट अलग पेश करती है। तो इस अधिनियम के माध्यम से इस अधिनियम की यह प्रावधान आज भी भारत के संविधान का हिस्सा है। ठीक, धन्यवाद।